उत्तराखंड सरकार इन दिनों राज्य स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी हुई है। चंद ही दिनों के बाद यानी कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार बड़े आयोजन करने को तैयार है। राज्य के लिए यह दिन अलग होता है और इसका आकलन भी होता है। एक तरफ धामी सरकार इन दिनों प्रदेश में हुए विकास कार्यों का जिक्र कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले बीजेपी के ही विधायक विनोद चमोली साहब कुछ ऐसा बयान दे बैठते हैं जिसका जवाब सरकार को देना कुछ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के विधायक विनोद चमोली राज्य स्थापना दिवस पर पूछे गए सवाल को लेकर जवाब देते हुए यह कहते हैं कि राज्य में 24 साल बाद भी लोग राज्य को लेकर कई सवाल पूछ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पाया। राजनीतिक लोग राज्य को प्राथमिकता देने की बजाय अपने घर को भरने में लगे हुए हैं। विनोद चमोली के इस बयान ने जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि विनोद चमोली ने राज्य स्थापना के बाद 24 सालों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन मसला यहां पर सीधे तौर पर अपनी सरकार को लेकर खड़े किए सवाल का भी है। अपने घर भरने में लगे हैं राजनेता, क्या यह सच है? तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले यह रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। भ्रष्टाचार कम नहीं, आज भी उत्तराखंड की कार्य संस्कृति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी नहीं, आज भी तमाम राजनीतिक लोग अपने घर भर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस भावना से राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, अपनों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, अपने लिए लड़ी गई, ये बड़ा स्पष्ट जान ले सब लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो। ये सामूहिकता का भाव लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, पहाड़ की अस्मिता के लिए, पहाड़ की संस्कृति के लिए, पहाड़ के उद्धार के लिए ये लड़ाई हमारी थी। आज भी वो प्रश्न खड़े हैं, मुंह खड़े हैं, आज भी लोग उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कारण यह है कि जो लोग इस राज्य में प्रभावी हुए वे अपने विस्तार में लग गए, राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई। राज्यवासियों का दर्द अब कुछ सियासतदानों के मुख पर झलकने लगा है। 24 साल के बाद राज्य के लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें मिला तो मिला क्या। राज्य के असल मुद्दे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय आज भी ज्वलंत समस्या बने हुए हैं। बीजेपी के विधायक, पार्टी के दिग्गज नेता विनोद चमोली खुलकर अपनी सरकारों पर ही निशाने साध रहे हैं। अपनों को और सरकारों को कोसते हुए वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सत्ता में जो भी रहा उसने राज्य को दूसरे नंबर पर रखा, पहले नंबर पर खुद के विकास पर जोर दिया। अभी आप जब 9 तारीख को लोगों के स्टेटमेंट देंगे तो आपको तमाम लोग पहाड़ों पर ये कहते हुए, तमाम महिलाएं ये कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि राज्य बना तो बना, लेकिन हमें क्या मिला। एक सामान्य अच्छा एक सवाल पिछले 24 वर्षों से लगातार ये मेरे जहन में गूंज रहा है कि पहाड़ की जनता आज भी कह रही हमें क्या मिला। हमने वहां पर विकास कार्य की, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से स्थितियां बहुत बेहतर हुई है। अपने लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले से जो हमारा एक प्रश्न था कि हम उत्तर प्रदेश साथ रहते हुए अपना नियोजन स्वयं नहीं कर पा रहे थे, हमने अपने हाथों में नियंत्रण चाहिए था, वो हमें मिला है। हमारे अपने लोग उसको कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर कहीं कमियां हैं तो क्यों कमियां हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। आज भी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कम नहीं, आज भी उत्तराखंड की कार्य संस्कृति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी नहीं, आज भी तमाम राजनीतिक लोग अपने घर भर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस भावना से राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी,
अपनों के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, अपने लिए नहीं लड़ी गई। ये बड़े स्पष्ट जान ले सब लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, ये सामूहिकता का भाव लेकर लड़ाई लड़ी गई थी पहाड़ की अस्मिता के लिए, पहाड़ की संस्कृति के लिए, पहाड़ के उद्धार के लिए। ये लड़ाई हमारी थी। आज भी वो प्रश्न खड़े हैं, मोबाइल खड़े हैं, आज भी लोग उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कारण यह है कि जिन जो लोग इस राज्य में प्रभावी हुए वे अपने विस्तार में लग गए, राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी रही, जिसका खामियाजा आज राज्य की आवाम भुगत रही है। विनोद चमोली जी 2 बार नगर निगम के मेयर रहे हैं और 2 बार से विधायक हैं। उन्हें अपना दर्द मुख्यमंत्री से साझा करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि वो विकास के प्रति इतने उदासीन क्यों बने हुए हैं कि अपनी पीड़ा उनको सार्वजनिक मंच पर व्यक्त करनी पड़ रही है। इससे आप प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस तो बीजेपी विधायक का बयान शुरू हुआ संग्राम। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मथुरा जोशी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे अनुभवी चेहरे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सत्यवीर चौहान जी हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ कुलदीप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बुजुर्ग साथी हैं हमारे। सबसे पहले मैं सत्यवीर जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सत्यवीर चौहान जी, तो सही कह रहे हैं चमोली जी, भ्रष्टाचार भी है राज्य में, बेरोजगारी भी है और हालात यह है कि लोग, नेता खासतौर पर अपना घर पहले भर रहे हैं, राज्य का बाद में हित। तिलक जी, उत्तराखंड में पिछले 24 वर्षों में जो यात्रा तय की है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, आज उत्तराखंड तमाम क्षेत्रों में वो प्रगति हासिल की है जिसकी उत्तराखंड राज्य बनने की बहुत सख्त आवश्यकता थी। हम जब सत्ता में रहे हैं, राज्य के गौरव को बढ़ाने का हमने काम किया है। आज आप उत्तराखंड के आर्थिक ढांचे को देख सकते हैं, जितने भी हिमालयन राज्य है उनसे सबसे अच्छा हमारा आर्थिक ढांचा है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लीजिए। मेरी तिलक जी, आपने उनका सुना दिया, वो मैंने सुन लिया। अब थोड़ा सा मेरे को आपने आमंत्रित किया तो मैं अपना विषय रख लूं। अपना घर नहीं भर रहे ना राजनेता, जो वो कह रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैंने पूरा ढंग से सुना, उसको मुझे एक एक वर्ड उनका सुनाई दिया। तो मैं शुरुआत की थी, मैंने कहा चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे पठार में हो, हमने समग्र विकास के लिए जो कदम उठाए हैं, आज आप देख सकते हो कि हमारी 4 धाम की यात्रा संपन्न होने को आई है। हमारे 3 धामों के कपाट अब शीतकालीन पड़ाव के लिए उनके पड़ाव बदल गया है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के। अभी बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है। अभी जब सारा का सारा डेटा निकल के आएगा यात्रा का कि कितनी इसमें सामान्य लोगों को लाभ हुआ, इसमें मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, चमोली जी के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? मैं रख लूं, आपको समझ में आ जाएगा मेरे बयान में और उनके बयान में क्या कितना आपको दिखेगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है। नहीं, मुझे मालूम है कि जो व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी रहा हो तो उसको ये सब कुछ मालूम होगा, और वो भी तब जब 2 बार नगर निगम का मेयर रहा हो तो भी उसको मालूम होगा। और उस शख्सियत को जो खुद विधायक चुन के 2 बार आए हो, तो यानी कि तजुर्बा तो विनोद चमोली जी को अच्छा खासा है, तो उनको मालूम होगा कि उत्तराखंड में चल क्या रहा है। तो जो आप विकास की गाथा बता रहे हो वो भी तो उनको मालूम होगी। तिलक जी, जब ये राज्य बन रहा था, उस राज्य बना, इस राज्य को बनाने में जिस प्रकार का कदम उठाने चाहिए थे और हमारी सरकार ने उस समय आदरणीय अटल बिहारी जी ने उठाए, औद्योगिक पैकेज भी दिया। कांग्रेस, हमारा दुर्भाग्य था उत्तराखंड का कि वो कांग्रेस की सरकार में खत्म हुआ, और आंदोलनकारियों की जो लगातार मांग थी कि उनको आरक्षण दिया जाए, उसके लिए भी अगर पहल कर लिया, उसको लाने का काम किया। हमारी सरकार ने राजनेता पूरी में दो शब्द बोल दीजिए, 2 शब्द उनके बयान पर भी बोल दीजिए। घर भर रहे हैं नेता। देखिए तिलक जी, अच्छी डिबेट तभी हो सकती है जब आप मेरे को सुनोगे। सर, आप अगर अपना ये गाना चलाओगे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कुछ और, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। मैं आपके विधायक के दिए गए बयान को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। अपने घर भरने में लगे राजनेता, सवाल ये है मेरा। अगर आप उससे समर्थन नहीं करते हो तो अलग विषय है। मैं यथास्थिति बता रहा हूँ आपको, उत्तराखंड की हमारी सरकार ने क्या किया है।
हमारे समय पे देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड को तो सर आपके विधायक ये क्यों कह रहे हैं अपना घर भर रहे नेता? मैंने कब कहा? मैंने चिरंजी कब कहा कि मेरे पार्टी के विधायक नहीं है वो? मैंने कब कहा कि उत्तराखंड के अपना घर भर रहे हैं राजनेता? कब भारतीय जनता पार्टी उनको सदन के अंदर आवाज उठाने के लिए मौका नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी ने कब उनकी आवाज को दबाई हो? हमारे वो नेता है जो जन आंदोलन से निकले हुए नेता है, जिन्होंने कांग्रेस की उस मानसिकता के साथ लड़ा है जो हमारी सवाल घुमा दिया सत्यवीर जी। थी। आपने पूरा मुझे बता दिया कि आप ये भी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, उनके साथ सत्ता शेयर करने के लिए किस प्रकार से? एक मिनट सत्यवीर जी, मेरा कहना यह है कि जब मैं बोला ना बात मेरे साथ अगर है तो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए थी। अगर गोलियां चलाई तो फिर वहां पे पुरस्कार कौन दे रहा था उनको? मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को किसने दिया? किसकी सरकार थी? अच्छा, ये मैं जब तक पुरस्कार की बात आप करते हो तिलक जी, जब पुरस्कार की बात करते हो ना, भारत में कैसे मिलते थे 2000? जिन्होंने राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई आपने उनको पुरस्कार दिया? आपने मरणोपरांत उनको पुरस्कार दिया? आपने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया ना। अब मैं बताता हूँ आपको, 2014 से पहले के उठा के देख लीजिए कैसे पुरस्कार मिलते थे, केवल साड़ी और बेल्ट वाले पहनने वाले पुरस्कार। तो चौहान साहब ऐसा मेरे साथ मत करिए सर, आपके विधायक का सवाल था, मैं उसी सवाल को जोशी जी और भागवत के जोशी जी एक मिनट, चौहान जी एक मिनट, अब जोशी जी को सुन। जोशी जी, वो तो दोनों सरकारों की तुलना कर रहे हैं ना, राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं कि नेताओं ने अपने घर भरे, उसमें बीजेपी और कांग्रेस सब शामिल हैं, तो आप फिर उसे सिर्फ एक ही चश्मे से क्यों देख रहे हैं? नहीं तिलक जी, देखिए विनोद चमोली प्रदेश के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ हैं जी और समझदार व्यक्ति हैं, बहुत नीचे से उठकर ऊपर आए हैं। हाँ। विधायक तो ये बनने, बीजेपी वाले तो चाहते भी नहीं थे कि विधायक बने, लेकिन वो विधायक बन गए, ये उनका भाग्य था। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उन बातों में बहुत कुछ सत्यता है और अपनी सरकार की पोल खोलने का काम उन्होंने किया और अपनी सरकार की जो स्थिति है, आज की स्थिति है, उस स्थिति से उन्होंने अवगत कराने का काम किया है और उसने सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत की है। बीजेपी में हिम्मत कौन करता है? जिस तरीके से विनोद भाई ने हिम्मत की है, बीजेपी में हिम्मत नहीं कर पाता कोई व्यक्ति की ये कह दे, स्वीकार कर ले कि जिस भावनाओं के साथ हमने राज्य स्थापना के लिए संघर्ष किया था, राज्य के लिए आंदोलन किया था और जो भावनाएं हमारे थी हम उसको पूरा नहीं कर पाए, निश्चित रूप से उसने सही बात कही है और आज हो ही रहा है राज्य में। आप देखें ना, राजनेता कहा खुद उनकी सरकार के 3 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मंत्री अपने बेटों को ठेके दिलवा रहे हैं और जितने भी बड़े राजनेता हैं, जितने भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पर लगे, मैं समझता हूँ पुरानी किसी सरकारों पर नहीं लगे हैं। और चमोली जी ने सही बात की, चाहे दिक्कत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भावनाएं थी राज्य के लिए, जब हम इस राज्य की एक राजधानी तय नहीं कर पाए तो हम क्या राज्य को दे पा रहे हैं? क्या बेरोजगारी के लिए इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने करे? मैं नेताओं की किसी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो स्थिति है इस प्रदेश की, उसमें विनोद चमोली जी ने बिल्कुल सत्य बात कही है। जोशी जी और ये बात ये तो शुक्र कहिए कि उत्तराखंड में विनोद चमोली जैसे विधायक हैं। नहीं, मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, बीजेपी में हिम्मत करिए, वरना आप जैसा मित्र विपक्ष हो तो फिर सत्ता को तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मित्र विपक्ष का सवाल यहाँ पर बिल्कुल है। कतई नहीं है। जो अपनी सरकार पर सदन के भीतर खड़े होकर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हो, मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोली जैसे, तो फिर ऐसे उत्तराखंड में विधायक 10 होने चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। मैंने कहा कि बीजेपी में कम से कम सत्य बोलने की हिम्मत की है विनोद चमोली जी ने, मैं तो उनको बधाई दूंगा, उन्होंने सत्य बात कही है। जी प्लीज जल्दी से। उन्होंने वर्तमान में जो सरकार जैसी सरकार चल रही है उस सरकार का वृतांत किया, उस सरकार के बारे में बताया है और सही बात बताने का काम किया उन्होंने। तिलक जी केवल हमारे विधायक जी पे फोकस होकर रह गए जोशी जी, और एक भी इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई
उन्होंने जो पार्टी के और राज्य के निर्माण में जिस प्रकार का योगदान दिया है और जो लगातार योगदान दे रहे हैं, क्या उससे वो सहमत है कि नहीं है? और जहां तक मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय विनोद चमोली ने पूर्ण रूप से सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि हमने जब जब उन्होंने उत्तराखंड के लिए या राज्य आंदोलनकारियों के लिए आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आवाज को कभी दबाने का काम नहीं किया है, जबकि उनको सदन के पटल पर प्रमुखता से बोलने का हमने स्थान दिया है। और देना भी चाहिए कि जो राज्य आंदोलनकारी है, जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस की उस समय की मानसिकता के खिलाफ लड़ा, जिस प्रकार की कांग्रेस ने यहाँ इस राज्य की स्थिति करके हमको दी थी, उसके खिलाफ हमारी सरकार ने लड़ा। और आज की डेट में आपको भी बताना चाहता हूँ कि एक सेकंड कुलदीप जी, ये विधायक के बयान पर जो सियासी संग्राम छिड़ा है, एक व्यक्तित्व जो खुद 2 बार देहरादून नगर निगम का मेयर रहा हो, जो राज्य आंदोलनकारी रहा हो सक्रिय रूप से, जिसने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी हो, वो व्यक्ति कहे कि नेता अपना घर भर रहे हैं राजनेता, ये कितना गंभीर बयान है कुलदीप जी? जो बात विनोद चमोली ने कही है, ये उत्तराखंड की हकीकत है, ये उत्तराखंड का दर्द है। और जहां तक विनोद चमोली की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से विनोद चमोली का सम्मान करता हूं, और उस सम्मान का कारण है, राज्य बनने के बाद जब देहरादून नगर पालिका को नगर निगम में अपग्रेड किया जा रहा था, बिल्कुल उस वक्त नगर पालिका अध्यक्ष का पद छोड़ने का जो हौसला था, जो मादा था, वो विनोद चमोली ने दिखाया। बिल्कुल कि भाई मेरे राज्य के हित में, मेरे देहरादून के हित में। क्या किसी पॉलिटिशियन में है ये मादा कि वो आज अपना पद छोड़ सके राज्य हित में, जनहित में? नहीं, राज्य हित में तो चल रहा है ना मामला, वो आय से अधिक संपत्ति वाला मंत्री कोई छोड़ते हैं सर, वो तो सब जानते ही हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये है कि मैं इस बात को इसलिए भी गंभीरता से महसूस कर रहा हूं क्योंकि हम भी उत्तराखंड आंदोलन में रहे हैं। हम भले हम छोटे थे, स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे, लेकिन हमने उत्तराखंड आंदोलन को देखा है, हमने उस अंधेरे को भी देखा है, हमने उस खौफ, बूथों के उस खौफ को भी देखा है जो पीएसी जब आती थी हमारे घर गांव की गलियों में, जब कर्फ्यू भी हमने देखा है अपने बचपन में। ठीक है, वो तमाम सारी चीजें, वो 2 अक्टूबर की घटना, तो वो हमने महसूस किया है जब हम मुजफ्फरनगर कांड से लौट रहे लोगों के इंतजार में सड़कों पर, चौराहों पर खड़े थे अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कि क्या हुआ भाई, क्या घटना हो गई। ठीक है, तो हमने वो दर्द देखा है, हमने वो आंदोलन देखा है, और हम आज इस चीज को इसलिए भी महसूस करते हैं। मैं अक्सर आपके चैनल पे भी ये बात कहता हूं कि इस राज्य के राजनीतिक नेतृत्वों की, मैं भाजपा की या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस राज्य के राजनीतिक नेतृत्वों की बात कर रहा हूं। और उन राजनीतिक नेतृत्वों की कसौटी यह है कि 25 साल हमको होने जा रहे हैं और हम अपने राज्य की स्थायी राजधानी अभी तक निर्धारित नहीं कर सके। हम यह तय नहीं कर पाए हैं कि आजादी, उत्तराखंड बनने से पहले से जिस गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दिया गया था, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे वो सारी शिलापट में सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर से लेकर ये आंदोलन लड़ा जा रहा था, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, कुलदीप जी, तमाम राजनीतिक दलों ने कुलदीप जी, ये विषय जो आपने उठाया बहुत गंभीर विषय है। और जो लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस राज्य आंदोलन के लिए, जब वो खुद सत्ता में आकर 4 विधायक ही सत्ता की गोद में बैठ गए, तो फिर इसे क्या कहा जाए? मैंने इसलिए तो कहा आपसे कि कसौटी, राजनीतिक नेतृत्व की कसौटी, ठीक, मैंने इसीलिए ये शब्द कहा। और आज आलम ये है कि जिस उत्तराखंड क्रांति दल पर पूरे राज्य निर्माण का दारोमदार था, वो सत्ता की गोद में बैठ करके आज कैसे दरकिनार हो गया, खंड हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जो राजनेता, खासतौर पर एक बहुत बड़ी बात कही जोशी जी ने, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नेता जो होते हैं वो विरले होते हैं, और खासतौर पर विनोद चमोली जी जैसे। एक तरफ जो खुद, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं, जिन्होंने क्यों ये बात बिल्कुल सही कही कि जो व्यक्ति खुद मेयर रहा हो 2 बार, विधायक रहा हो 2 बार, तो उसके हाथ में कुछ तो होगा। यहां तो प्रधान बनते ही, पार्षद बनते ही करोड़ों की संपत्तियां अर्जित हो जाती हैं। देखिए,
हुआ ना कुलदीप जी? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दौराई नहीं है। और हमने तो देखा है, मैं 2006 से देहरादून में हूँ, किस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद देहरादून में विधायकों के मकान और कोठियां खड़ी हो जाती हैं, और हर चुनाव के बाद उस कोठी का स्वरूप बदल जाता है, उसकी चमक दमक बदल जाती है। ठीक, एक टाइम था जब महिंद्रा बोलेरो में लोग यहाँ घूमते थे, फिर स्कॉर्पियो आया, और अब उसके बाद जो टोयोटा की नई गाड़ी आ गई है, इनोवा आ गई है, और आप लोग फॉर्च्यूनर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कैसी चीजें अपग्रेड हुई? नहीं, बात तो जोशी जी, ये तो हकीकत है, आईना दिखाया विनोद चमोली जी ने। भले ही आप एक तरफ आईना देख रहे हो, लेकिन दोनों तरफ देखना चाहिए आपको। दिखाया तो दोनों तरफ है जोशी जी आईना उन्होंने। विनोद चमोली की बात को दोनों राजनीतिक दलों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जोशी जी, ये तो सच है ना, आपके नेताओं के घर भी भरे। मैं सिर्फ आपके व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहा, आप जैसे नेता भी बहुत विरले होते हैं जो पूरी जिंदगी जो है एक संगठन में बिता देते हैं, लेकिन आपके सहयोगी जो है यहां से वहां, वहां से यहां, और फिर कोठी जो है वो 4 मंजिला देखी हमने। नहीं, देखिए, ये राजनीति की प्रवृत्ति होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने तो आज से नहीं, बरसों से राजनीति देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जमाना भी देखा है। लेकिन उत्तराखंड में ज्यादा ही देखा हम लोगों ने। नहीं तो इस भ्रष्टाचार को किसने बढ़ावा नहीं दिया, मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ। नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार तो देखिए, इस प्रदेश में जो जिस बात के लिए आंदोलन किया गया था, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बात हो, हमने कहाँ प्रगति की है? सर, जल जंगल सब तो लुट गया। जंगल तो सब तो लुट ही गया सर। जल जंगल जमीन क्या बचा? निश्चित रूप से क्या बचा सर उत्तराखंड के पास, मुझे बताइए। नहीं, लुटवाने वाली भी हमारी सरकार है, कोई बाहर के लोग नहीं है। ये वही लोग हैं जो आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो का नारा लगाते थे, तो वो भी वही लोग हैं। तो सत्ता में आज वो लोग तो हैं, पहले भी थे, आज भी है। नहीं, सत्ता में आप भी रहे, तो ये जो जमीन से जमींदार बन गए, तो फिर वो तो आपके राज में भी बने ना सर। नहीं, मैं दो बातें हैं तिलक जी, इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, पंडित नारायण दत्त तिवारी के व्यक्तित्व के खातिर हमको बहुत कुछ मिला है, और इस राज्य की नींव मजबूत करने का काम भी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हुआ। सर, तिवारी जी का सब सम्मान करते हैं जोशी जी। जोशी जी, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, जो बात कुलदीप जी ने उठाई उसका निचोड़ भी यही है कि अगर तिवारी जी जाते तो फिर ये स्थायी राजधानी वाला जो मसला है वही खत्म हो जाता। मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदारों में नारायण दत्त तिवारी जी के पास विजन नहीं था क्या? मैंने कहा ना, राजनीति में बड़े बड़े राजनेता भी चूक कर जाते हैं। हाँ, ठीक, निश्चित रूप से आप कह रहे हो, अगर पहली सरकार भाजपा की बनी तो राजधानी का तो कहीं झगड़ा ही नहीं था। मैं तो सबसे बड़ा दोषी किसी को मानता हूँ तो भाजपा की पहली सरकार को और भाजपा के नेतृत्व को मानता हूँ। अच्छा, फिर उसके लिए हमने राज्य दिया, ठीक, लेकिन उन्होंने राजधानी कोई झगड़ा ही नहीं था। सत्यवीर चौहान राजधानी के मुद्दे पर कोई झगड़ा ही नहीं था। ये कह रहे हैं कि भैया सभी दोषी हैं इसके लिए। जोशी जी, जहां तक आपने तिलक जी आपने जहां तक भ्रष्टाचार की बात करी, वो तो बहुत पहले से कांग्रेस का ट्रेंड चला हुआ आता रहा है। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहा करते थे ये तो इनको तो भाजपा के लोग बढ़ा के भेज देते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि तो वहाँ गिरवी रख के आते हैं लोग। इस बात कहाँ हो रही है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? अगर इनसे हिम्मत थी तो कांग्रेस के नेताओं को बंद करते ना, अगर कोई भ्रष्टाचार में है तो। और इनकी सरकार में पहली बार अदालत कह रही है कि आज से अधिक संपत्ति का मुकदमा मंत्री पर चलाओ कह रही है। अब भाजपा का तो ये दिवालियापन है, भाजपा के नेताओं का, ये प्रवक्ताओं का, ये बौद्धिक स्तर भाजपा का हो गया है। ये एक तरफा कांग्रेस को गाली देनी, बाकी कोई दूसरा काम नहीं है इनके पास। इनको मुझे लगता है सिखा के भेजा जाता है, पढ़ा के भेजा जाता है, सवाल क्या किया जाता है, जवाब क्या दोगे, ये मुझे लगता है नौजवान लोगों को भी दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है। जोशी जी, एक मिनट बात रखने दीजिए। जोशी जी, एक मिनट उनको बात रखने। नहीं, सत्यवीर जैसे नौजवान को कम से कम अपना बौद्धिक स्तर चौहान जी का ऑडियो आएगा, सिर्फ चौहान जी का। बोलिए चौहान जी। वो जिस बात की आप जिक्र भी कर रहे हो, मैं पहले बताना चाहता था आपको तिलक जी, जो खुल के उन्होंने बोला न्यूज बात को कि भ्रष्टाचार की जो बात करी, वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से चलते चलते हरीश रावत तक कैसे पहुंची वो सबने देखी है। ऑडियो और वीडियो किसके लीक होते थे वहां से,
वो सबने देखा है। आज आप देखिए कि हमारी सरकार ने जहां पर भी किसी प्रकार का सरकार को लगता है कि कोई लीकेज है, हमारी सरकार ने किसी के दबाव में ना आकर उस पर कानूनी कार्रवाई करने का काम किया है। आज आप बता दीजिए कि IAS ऑफिसर से लेके बाबू तक लेके आप देख लीजिए जेल के अंदर है, अगर उससे किसी प्रकार का करप्शन किया। कांग्रेस के अभी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये बता दें कि इनके समय किसी प्रकार की कार्रवाई की होगी किसी बाबू के ऊपर भी। चौहान साहब आराम से एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट, मेरे साथ नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। ये जो केदारनाथ उपचुनाव हो रहा है, गणेश जोशी जी प्रचार के लिए जाएंगे कि नहीं? इसमें किस बार की दुविधा है? क्या हमारी पार्टी के नेता नहीं है? नहीं, जाना हमारी पार्टी के बहुत नहीं, आपने जिक्र किया तो मैंने सवाल पूछ लिया, आप बुरा क्यों मान रहे हो? गणेश जोशी ने सवाल पूछा, मैंने कहा कि आज से संपत्ति का मामला कर रहा है, कोर्ट ने कहा था उनकी तरफ कार्रवाई करो, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने ये थोड़ी ना कहा सर आपसे, आप तो नाराज हो गए। प्रश्न हो गया, मुझे लगता है इतना ही काफी है। अच्छा, इतने का गणेश जोशी के मामले में इतना काफी। कुलदीप जी, ओके, ये कोई मीडिया चैनल या कांग्रेस पार्टी यही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले सत्यवीर चौहान जी, यही होती है नैतिकता, जब आप खूंटे में टांग देते हो, यही नैतिकता होती है आपकी। यही नैतिकता पूरा उत्तराखंड देख रहा है, ये नैतिकता पूरा उत्तराखंड देख रहा है आपके। नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए सर, जब आपके मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, कोर्ट कहे कार्रवाई करो और आप कहते हो कि आप नैतिकता का पाठ मत पढ़ो। जी सतपाल महाराज का भी पूछ लीजिएगा थोड़ा सा। सतपाल महाराज रहने दीजिए मित्र विपक्ष मथुरादास जोशी जी, रहने दीजिए मित्र विपक्ष मथुरादास जोशी जी, रुक जाइए एक मिनट। कुलदीप जी, कुलदीप जी, सत्यवीर जी मेरे को क्यों भड़क रहे हो सर? उत्तराखंड की जनता पूछ रही है, मंत्री के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे, आपने किया क्या? तो आप कह रहे हो कि नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीरो टॉलरेंस की सरकार है सर ये। एक मिनट कुलदीप जी, मैं तो एक बात कहता हूं, मथुरादास जोशी भी यहां बैठे हैं, सत्यवीर चौहान जी भी यहां बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक भी आरोप हमारी सरकार पर, तो फिर आप लोग ही तय करिए कि जो कहानी तिवारी सरकार से 56 घोटालों की फाइल से शुरू हुई और 156 घोटालों तक गई, जिसमें ढैंचा बीच प्रकरण, कुंभ घोटाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, NH वाला। एक मिनट सत्यवीर चौहान जी, आपने बोलिए कि कांग्रेस की विधर्मी जो एक मिनट प्लीज, अब सिर्फ कुलदीप जी का ऑडियो रहेगा। मुझे एक नेता कुलदीप जी बताइए, अगर ये वाकई सब कह रहे थे कि ये 56 घोटाले हुए, फिर कहा कि 156 घोटाले हुए, एक नेता का नाम बताइए जो जेल में हो, व्हाइट कलफ वाला, एक उत्तराखंड के नेता का नाम बताइए। इनके जुबान में सब में दही जम जाएगा, एक नेता नहीं है। तो फिर विनोद चमोली ने गलत क्या बोला? ये तो हुआ, सबने देखा कि नहीं कुलदीप जी? 56 से 156 घोटाले, ये तो उत्तराखंड का सच है, ये तो दर्द है उत्तराखंड का, ये हकीकत निकल के आई है। आज भी हमारे पास ऊर्जा निगम है, सिडकुल है, एक विभाग ऐसा बता दीजिए जहां उत्तराखंड का व्यक्ति MD बना हो। ठीक है, 25 साल में हम MD नहीं दे सके, 25 साल में हम उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित नहीं कर सके, 25 साल में हम उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा सके, 25 साल में हम सीमांत क्षेत्रों के स्कूलों को बंद होने से नहीं रोक सके, 25 साल में हम पहाड़ों में डॉक्टरों को नहीं पहुंचा सके। इन 25 सालों में हम हमने किया क्या? पहाड़ों में हॉस्पिटल खुल गए हैं, मेडिकल सड़कें दी हैं, हमने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए हैं, हमने बहुत अच्छे भवन बनाए हैं। बिल्कुल सही कह रहे भावनाओं में जब तक तंत्र नहीं होगा, ऐसे नेता उत्तराखंड में तिलक जी, 2 मेडिकल कॉलेज खुले हैं श्रीनगर और अल्मोड़ा। नैतिकता के आधार पर अपने नेताओं को ही आईना खाली हुए थे, उन गांवों को हमने जिन पर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे सत्यवीर चौहान जी आपके मंत्रियों पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा आपने भी मांगा, जरा उनसे भी एक बार लेकर देख लीजिए, पता चल नैतिकता के आधार पर तब मांगा जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं। थैंक यू सर, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने याद रखिए, कोर्ट ने आरोप नहीं सिद्ध कर। जोशी जी, कुलदीप जी, मथुरादास जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।